हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे 240 क्वेश्चन 1 तक हम लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से रिमेनिंग क्वेश्चन आज कवर कर लेंगे। क्वेश्चन 2 में बोलता है टेक्निक्स यूज बाय मैनेजमेंट टू कमिट फ्रॉड बाय ओवरराइडिंग कंट्रोल्स को ओवरराइड करके मैनेजमेंट कौन सी ऐसी टेक्निक्स यूज़ करता है फ्रॉड करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ करता है कंट्रोल्स को ओवरराइड करके। तो हम इस क्वेश्चन में कौन से आंसर्स बताने वाले हैं, कौन से पॉइंट्स बताने वाले हैं, वो वाले जो कि कंट्रोल्स को ओवरराइड करके फ्रॉड कमिट किए जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें हमारे पास 6 पॉइंटर्स हैं, मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखे हैं। तो पहले पॉइंट में क्या बोलता है, फिक्टिशियस जनरल एंट्रीज। या तो आप जनरल एंट्रीज को फिक्टिशियस तरह से पास करेंगे, क्योंकि जनरल एंट्रीज पास करने में कंट्रोल्स यूज़ होते हैं। तो उन कंट्रोल्स को ओवरराइड करके आप फिक्टिशियस जनरल एंट्री पास करेंगे, छोटी मोटी जनरल एंट्री पास करेंगे, जिससे कि आप फ्रॉड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, एडजस्टिंग अजम्पशंस एंड चेंजिंग जजमेंट्स। कोई भी जजमेंट जो आपने लगाया है या कोई भी अजम्पशन, जैसे हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें कोई फाइनेंशियल अजम्पशंस लेने होते हैं या फिर कुछ जजमेंट लगाना होता है। ठीक है। तो कॉस्टिंग निकालने के लिए, ठीक है, या रेवेन्यू निकालने के लिए हम कुछ जजमेंट्स लगाते हैं, तो वो गलत लगा देंगे आप, इनअप्रोप्रिएट लगा देंगे तब। या फिर आप कोई इवेंट या ट्रांजेक्शंस को ओमिट कर देंगे जो कि सिग्निफिकेंट है। ऐसा यही पॉइंट पीछे वाले क्वेश्चन में भी था। ठीक है, ओमिट कर देने वाला। तो ये वाला उससे भी रिमेंबर रख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं कि इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस जो सिग्निफिकेंट है आप उनको ओमिट कर देंगे, कोई फैक्ट्स कंसील कर देंगे। ऊपर वाले पॉइंट ये जैसे ही है कि कोई फैक्ट्स हैं जिसको आप कंसील कर सकते हैं। ठीक है। और क्या बोलता है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस। कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शंस जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जिनसे पता ही नहीं चल रहा कि करना क्या चाह रहे हैं हम। जैसे ब्लैक मनी की जो लेयरिंग की जाती है, उसका आप एग्जांपल इसमें ले सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस हम कर सकते हैं जिससे फ्रॉड करने के लिए कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। फिर क्या बोलता है, सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस। कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि बहुत बड़ी है और हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बिजनेस की जो डीलिंग्स हैं, जो आउट ऑफ बिजनेस प्रोसेस है, मतलब हमारे बिजनेस में तो वो होना ही नहीं चाहिए। तो कुछ उस टाइप की अगर आप चीज़ें करते हैं तो मैं इसको करके एक्सप्लेन करती हूँ पूरा करके। क्या बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट में, बोला रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जनरल एंट्री पर्टिकुलरली क्लोज टू द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड टू मैनिपुलेट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स टू अचीव दी अदर ऑब्जेक्टिव्स। देखो, हमेशा हम जानते हैं ऑडिट में जब हम करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि ईयर एंड पे क्लाइंट ने कुछ फिक्टिशियस एंट्रीज पास की हो सकती हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करने के लिए, अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए। तो ये एक ओवरराइडिंग कंट्रोल में आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, फिक्टिशियस जनरल एंट्री पास करने वाला। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग असम्पशंस और चेंजिंग जजमेंट यूज्ड टू एस्टिमेट अकाउंट बैलेंस। भाई अकाउंट का हमें जो बैलेंस निकालना, जैसे हमने हमारा प्रॉफिट, वही पुराने वाले क्वेश्चन का एग्जांपल लेती हूँ, हमारा प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख, बट हमें दिखाना है 3 लाख। तो हम क्या करेंगे, कुछ असम्पशंस में, जजमेंट्स में एडजस्टमेंट करके अकाउंट बैलेंस को ऊपर नीचे करके हम वो काम कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक ये पॉइंट, चीज़ें सारी इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में, हर पॉइंट में हमें अलग अलग बात मिलेगी। बात वही है, बस उसको अलग अलग तरह से हम पेश करते हैं। अलग अलग क्वेश्चन में काफ़ी पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको एक पॉइंट हर क्वेश्चन का आंसर में मिल जाएगा, तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। ठीक है। जैसे कि ये वाला जो फर्स्ट वाला है, फिक्टिशियस जनरल एंट्री वाला और एडजस्टिंग असम्पशंस एंड चेंजिंग जजमेंट्स, ये इसको आप इस तरह से याद रखोगे। और ये हमने ऊपर नहीं पढ़ा था। तो पहला क्या है, फिक्टिशियस जनरल एंट्री, उसके साथ रखो कि ईयर एंड के क्लोज पे जो पास करते हैं उसमें। और एडजस्टिंग असम्पशंस एंड चेंजिंग जजमेंट जो है वो हम अकाउंट बैलेंस को एस्टिमेट करने के लिए, अकाउंट्स का बैलेंस निकालने के लिए इनअप्रोप्रिएटली उसको लगाते हैं जजमेंट्स को, ताकि हमारा जो डिजायर्ड अकाउंट बैलेंस है वो आ जाए। फिर क्या बोले, ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग रिकॉग्निशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इवेंट एंड ट्रांजैक्शन दैट अकर ड्यूरिंग रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है। अब हमारा कोई क्लाइंट है, उसकी एंटिटी में, उसके बिजनेस एरिया में आग लग गई और फिर अब हमारा वो क्लाइंट बर्बाद हो गया, अब वो हमसे माल नहीं लेगा। तो इसमें क्या है कि ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, लेकिन ये ईयर एंड के बाद हुई है। लेकिन क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है वो ईयर एंड के बाद बनती है, तो हमें नोट्स डिस्क्लोजर में ये बात लिख देनी चाहिए कि ऐसा हुआ है, लेकिन आप उसको ओमिट कर रहे हो। तो ये एक कंसीलिंग वाली बात हो गई कि आप कंट्रोल्स को ओवरराइड करके इस बात को छुपा रहे हो और फ्रॉड कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा लिख देंगे तो आपको क्या होगा कि अपने जो आपकी वैल्यूएशन है एसेट्स की, उसको गिरानी पड़ जाएगी। ठीक है, बैड डेट्स वगैरह हो जाएंगे, तो वो आप नहीं दिखाना चाह रहे हो, तो इस करके आप ये इसको ओमिट कर रहे हो। फिर क्या है, कंसीलिंग फैक्ट्स, वही वाला एग्जांपल है। कंसीलिंग फैक्ट्स दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो अमाउंट रिकॉर्ड हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो बातें हैं, आप उनको छिपा रहे हो। कोई इवेंट और ट्रांजेक्शंस जो हुई हैं उनको छिपा रहे हो, या फिर कोई आप फैक्ट्स को छिपा रहे हो। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सिमिलर से हैं। ठीक है। फिर आता है कंसीलिंग एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस दैट आर स्ट्रक्चर टू मिसइंटरप्रेट द फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। देखो, जो रियल स्टेट का काम करते हैं उसमें कितनी ब्लैक मनी इन्वॉल्व होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस करके दिखाते हैं कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल सही है, बट उनके अकाउंट्स सही नहीं होते, उसमें ब्लैक मनी होती है, उनको हम वाइट कर रहे होते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस को दिखा के हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को और परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी को मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हम उसको कम दिखा रहे हैं टू अपना सेव टैक्स करने के लिए, टैक्स को सेव करने के लिए हम उसका प्रॉफिट कम दिखाना चाहते हैं। इसके लिए हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस करते हैं। लेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा मनी लॉन्ड्रिंग वाले एक्ट में, तो ये उससे रिलेटेड है। फिर आता है ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स रिलेटिंग टू सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस। सिग्निफिकेंट और अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस से रिलेटेड, जो हमारे सिग्निफिकेंट और अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड हम अकाउंट्स और टर्म्स को, रिकॉर्ड्स और टर्म्स को हम ऑल्टर कर रहे हैं। ठीक है, हम उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो हमारी अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस है। लाइक इसमें रिलेटेड पार्टी का एग्जांपल ले सकते हो कि कोई रिलेटेड पार्टी है, उससे रिलेटेड जो हमारे अकाउंट्स हैं हम उनको जो बिजनेस टर्म्स में नहीं है, मतलब कोई सामान अगर सपोज 1000 रुपीज़ का है, हम उनको 900 का दे रहे हैं, बट हम अपने रिकॉर्ड्स को इस तरह से ऑल्टर कर रहे हैं, टर्म्स को इस तरह से ऑल्टर कर रहे हैं कि वो पता नहीं चल पा रहा है, बट है वो चीज़। तो सिग्निफिकेंट और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आप ऑल्टर कर रहे हो अपने अकाउंट्स को और टर्म्स को, तो इसमें ये वाली बात आती है। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तो आप इसको लर्न कैसे रखेंगे, आप इसको लर्न ऐसे रखेंगे, पहला फिक्टिशियस एंट्री, दूसरा एडजस्टिंग असम्पशंस एंड चेंजिंग जजमेंट्स, तीसरा हमारा आता है इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस का ओमिशन, कंसीलिंग फैक्ट्स, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस। तो आप इसका क्या करिएगा, आप इसका एक निमोनिक्स बना सकते हैं,
F फॉर फिक्टिशियस एंड J फॉर जजमेंट्स। ओमिशन का बना सकते हैं इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स का, कि T से ट्रांजेक्शन्स एंड कंसीलिंग फैक्ट्स। देन कंसीलिंग फैक्ट्स तो C ले सकते हैं कंसीलिंग का। एंड देन आप कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो ट्रांजेक्शन्स और कॉम्प्लेक्स C हम ले चुके हैं, एक बार और C लिखेंगे, उसमें आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, फिर आप लेंगे अनयूजुअल ले सकते हैं, यहाँ पे अनयूजुअल से हमें समझ पाएगा सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स। तो हमारे कौन कौन से आ गए, पहले का आ गया F, फिर हमारा आ गया जजमेंट्स, फिर हमारा आ गया इवेंट्स या ट्रांजेक्शन्स, इवेंट्स ले लीजिए क्योंकि T यहाँ पे भी आ रहा है। तो फिर आता है हमारा कंसीलिंग फैक्ट्स, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स एंड देन अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस। तो इस करके आप कोई निमोनिक्स बना के इसको लर्न कर सकते हैं। बाकी अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, हाउ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स में बी अकम्प्लिश्ड बाय एंटिटीज़। तो ये बोल रहे हैं कि एंटिटीज मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स कैसे करते हैं, असेट्स की चोरी कैसे होती है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है कि मिस एप्रोप्रिएशन, पहले पॉइंट में हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट क्या होता है। थेफ्ट ऑफ एन एंटिटीज एसेट्स, एंटिटी की जो असेट्स हैं उनकी चोरी कर लेना। मैनिपुलेटेड बाय एम्प्लॉइज इन स्मॉल अमाउंट्स, एम्प्लॉइज छोटे छोटे अमाउंट में चोरी कर लेते हैं, जो में इन्वॉल्व मैनेजमेंट हु इज एबल टू डिस्गाइज और कंसील मिस एप्रोप्रिएशन इन वेज दैट आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। मैनेजमेंट इस तरह से चोरी करे कि उसका पता ही ना लग पाए कभी, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट करता है जो उस पोजीशन पे होता है कि जो ये काम कर सकता है, और इस तरह से कर सकता है कि जिसको हम पता नहीं लगा सकते, या फिर हमारे इंप्लॉइज जो है वो छोटे छोटे अमाउंट में पेनिट्रेशन कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, या फिर थेफ्ट ऑफ एन एंटिटीज एसेट, कोई बाहर का इंसान आके एंटिटी के एसेट्स चोरी करके जाता है। अब मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कैन बी अकम्प्लिश्ड इन वैरायटी ऑफ वेज। किन किन तरह से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो सकता है। एम्बेजलिंग रिसीप्ट, एक रिसीप्ट आई उसको दूसरे के रिसीप्ट में लगा लिया, फिर बोल दिया कि इसके तो भी पैसे आए नहीं है। मतलब सपोज 2-3 कस्टमर्स हैं, दोनों ने हमसे मान लिया है, अब पहले वाले के पैसे हमने आए थे वो हमने रख लिए, अब दूसरे वाले के पैसे आए तो हमने बता दिया कि वो पहले वाले के आया, फिर तीसरे वाले के आए तो हमने वो दूसरे वाले के आए हैं। तो इस तरह से एम्बेजलिंग कर रहे हैं, एक का आया तो दूसरे के उसमें लगा दिया और एक के पैसे अपनी पॉकेट में डालिए। स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, जो फिजिकल एसेट्स हैं या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उनकी चोरी कर लेना। कॉजिंग एन एंटिटीज टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव, जो गुड्स और सर्विसेज रिसीव ही नहीं हुए हैं, एंटिटी को बोलना कि उसकी पेमेंट कर दो, यानी कि अभी एडवांस पेमेंट करा दिया, बाद में बोल देंगे माल आ जाएगा, माल आ गया है या माल नहीं आया है, हमने उसकी पेमेंट उनसे करा ली, तो हमने पेमेंट करा दी और वो माल बाद में आया नहीं, तो हमने कोई माल नहीं ऑर्डर किया था, हमने बेफालतू की एंटिटी से पेमेंट करा ली। एंटिटीज यूजिंग एंटिटीज एसेट फॉर पर्सनल यूज़, अपने काम के लिए एंटिटी के एसेट्स को यूज़ कर लेना भी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है। यहाँ पे कुछ जो कंफ्यूजन हो सकती है थर्ड पॉइंट में, कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव। इसमें क्या होता है कि जो कैशियर लोग होते हैं या फिर जो किसी अकाउंट से अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट्स पेबल की जिम्मेदारी एक इंसान पे जब होती है, तो वो इस काम को करने के लिए एलिजिबल होता है, मतलब उसके पास वो इस पोजीशन पर होता है कि हाँ वो इस तरीके से मिस एप्रोप्रिएशन कर सकता है। क्योंकि जो सपोज़ करो जो माल नहीं आया, हमने बोल दिया कि माल आने वाला है, वो माल नहीं आया है और हमने उसके पैसे दिलवा दिए हैं, बाद में कुछ भी हमने बोल दिया कि ये कि माल ख़राब हो गया रास्ते में, या कुछ भी हमने ऐसा कुछ रीज़न बताया कि वो माल नहीं आया, तो जो माल नहीं आया है हमने उसके पैसे एंटिटी से दिलवा दिए, ठीक है। अब किसको दिलवाए किसको नहीं दिलवाए, वो ऐसा होता है कि पहले से सेटिंग वेटिंग करके रखते हैं, वो बाद में जाते उस पर्टिकुलर पर्सन की पॉकेट में ही है। तो ये पॉइंट ये है। बाद में क्या बोलता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट इज ऑफन अकम्प्लिश्ड बाय फॉल्स एंड मिसलीडिंग रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर टू कंसील फैक्ट्स दैट एसेट्स आर मिसिंग और हैव बीन प्लेस्ड विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। देखो ये वही चीज़ है कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कैसे किया जाता है, फॉल्स और मिसलीडिंग रिकॉर्ड्स से किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है जिससे हम फैक्ट्स को कंसील कर सकें दैट एसेट्स आर मिसिंग एंड और हैव बीन प्लेस्ड विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। या तो हमने एसेट को गिरवी रख दिया है, या उसको हमने, या फिर वो हमसे खो गया है, या हमने उसे खो दिया है। इस फैक्ट को छिपाने के लिए इस फैक्ट को छिपाया जाता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में, ओके। चौथा क्वेश्चन बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एज पर ऐसे 240। सबसे देखो ये जो आंसर है, इस आंसर में आपको पढ़ के लगेगा कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो इसकी 2-3 जगह ही है, बाकी जगह तो कहानी है, ठीक है। बट ये इंस्टीट्यूट का आंसर और हमें ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें जो मैं पॉइंट्स बताऊंगी उसमें कहानी की तरह इसको समझने की कोशिश करना, सो और उसको फिर उस तरह से लर्न कर लेना, तब आपको ये लर्न रहेगा आंसर और उसे ऐसे कैसे एग्जाम में लिख पाएंगे। पहला पॉइंट क्या बोलता है, रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वेदर कॉज बाय एरर और फ्रॉड, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है, इस चीज़ का रीजनेबल एश्योरेंस ले रहा है। फिर दूसरे पॉइंट में इसकी कहानी बता रहा है, क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा ऑडिट होता है उसमें इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, इसलिए अनअवॉइडेबल रिस्क है कि कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स जो हैं वो डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। देखो पहले में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं कि उसको रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, दूसरे में कहानी बता रहे हैं कि लिमिटेशन जो हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन है उसके चलते ऑडिटर का अनअवॉइडेबल रिस्क है कि वो सारी मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तीसरे में क्या बोल रहे हैं, रिस्क ऑफ ऑडिटर नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर देन फॉर एम्प्लॉय फ्रॉड बिकॉज मैनेजमेंट इज इन पोजीशन टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनिपुलेटिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तीसरे में फिर कहानी बता रही है, क्या कह रहा है जो रिस्क होता है ना ऑडिटर का कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जो मैनेजमेंट फ्रॉड करता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि एम्प्लॉय का, क्योंकि मैनेजमेंट इस पोजीशन में होता है कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर सकता है, एम्प्लॉय के पास उतनी पावर नहीं होती है। तो ये बोल रहा है कि नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिस स्टेटमेंट मैनेजमेंट फ्रॉड से जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं बजाय एम्प्लॉय फ्रॉड से। तीसरी पॉइंट में भी कहानी बता रहा है। चौथे पॉइंट में क्या बोल रहे हैं,
इसकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है चौथे पॉइंट में कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का पालन करना जब आप रीजनेबल एश्योरेंस लोगे। देखो हमने फर्स्ट पॉइंट में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी, फोर्थ पॉइंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं और फर्स्ट पॉइंट के कनेक्शन में पढ़ रहे हैं कि जब रीजनेबल एश्योरेंस लोगे तब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का पालन करना। ठीक है, मतलब ध्यान रखना, चौकन्ने रखना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो होता है उस पूरे का पालन करना थ्रू आउट द ऑडिट। फिर फोर्थ पॉइंट में बता रहा है कंसिडर द पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स एंड रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट दैट ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर इफेक्टिव फॉर डिटेक्टिंग एरर मे नॉट बी इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग फ्रॉड। फिफ्थ पॉइंट में भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बता रहा है कि जब आप ऑडिट करोगे तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि मैनेजमेंट के अंदर कितना पोटेंशियल है कंट्रोल्स ओवरराइड करने का। हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था ओवरराइडिंग कंट्रोल्स के जरिए क्या क्या फ्रॉड किए जा सकते हैं, तो ये यही बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट का क्या पोटेंशियल है कंट्रोल्स को ओवरराइड करने का, उस चीज़ को ऑडिटर तुम ध्यान में रखना। और ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो आपके प्रोसीजर्स, जो ऑडिट प्रोसीजर्स आप एरर डिटेक्ट करने के लिए लगा रहे हो, वो ऑडिट प्रोसीजर्स में भी ठीक ना हो फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए, तो इस बात को ध्यान में रखना। तो ये इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं। 6 पॉइंट में बोल रहा है कि अगर आपको फ्रॉड मिलता है तो उसको आप कारों के अंदर 11 क्लॉज में उसको डिस्क्लोज़ करना और 143 सेक्शन सबसेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट इसमें डिस्क्लोज़ करना। तो ये इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कुल मिला के हमारे पास 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और 2 पॉइंट हमारे पास कहानी के हैं। तो पहला पॉइंट अगर हम रीजनेबल एश्योरेंस से शुरू करते हैं तो दूसरे पॉइंट में हम इनहेरेंट लिमिटेशंस की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में हम ये बात करते हैं कि मैनेजमेंट का जो होता है ओवरराइडिंग कंट्रोल उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, एम्प्लॉय के जिसको डिटेक्ट करना आसान होता है। फिर चौथे पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि आप रीजनेबल एश्योरेंस लेते हुए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का पालन करना। फिर फिफ्थ पॉइंट में बोल रहा है कि इस चीज़ को ध्यान रखना कि मैनेजमेंट के अंदर कितना पोटेंशियल है कंट्रोल्स को ओवरराइड करने के लिए, और जो ऑडिट प्रोसीजर्स आप फ्रॉड एरर डिटेक्ट करने में लगाओगे वो फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए ठीक भी नहीं हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। 6 में बोल रहा है कि आपको कहाँ रिपोर्ट करनी है फ्रॉड की अगर आपको फ्रॉड मिल जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या है, मतलब कि किस तरह फ्रॉड का जो रिस्क है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इवेंट्स और कंडीशंस इंडिकेट एन इंसेंटिव ऑफ प्रेशर टू कमिट फ्रॉड और प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। तो फ्रॉड के कारण क्या क्या हो सकते हैं कि एम्प्लॉइज़ को या मैनेजमेंट को कोई ना कोई इंसेंटिव मिले या कोई ना कोई प्रेशर हो उनके ऊपर फ्रॉड कमिट करने का। तो ये उसके कुछ इवेंट्स और कंडीशंस हैं जिनको हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स लीडिंग टू मिस स्टेटमेंट राइजिंग फ्रॉम फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। तो फ्रॉड किस तरह से किया जाता है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फ्रॉडलेंट बना के या मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स करके। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर मिस स्टेटमेंट राइजिंग फ्रॉम दीज 2 थिंग्स। हम इन 2 चीज़ों से क्या क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं, इन 2 चीज़ों के हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला क्या है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स लीडिंग टू मिस स्टेटमेंट राइजिंग फ्रॉम फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो पहला क्या, हम फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इंसेंटिव्स और प्रेशर्स की क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या क्या दबाव मैनेजमेंट पे एम्प्लॉय पे पड़ सकता है कि वो ये काम करने को मजबूर हो जाए। हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन और मार्केट सैचुरेशन कंपेयर्ड बाय डिक्लाइनिंग मार्जिन, कि मार्जिन इतना डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, तो उनको करना पड़ रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये ज़रूरी हो गया है कि वो कुछ ऐसा फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करें ताकि उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो ठीक दिखाई दें। ठीक है, तो क्योंकि लॉस इतना ज़्यादा हो रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखा सकते, तो इस करके उनको कुछ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है, कुछ फ्रॉड करना पड़ रहा है, उसमें कुछ मैनिपुलेशंस करनी पड़ रही है सो दैट हमारा प्रॉफिट शो हो या फिर कुछ भी चीज़ें। ऑपरेटिंग लॉसेज मेकिंग द थ्रेट ऑफ बैंक हो जाएगी कंपनी, तो कंपनी का नुकसान होगा, कंपनी बंद होने के चांसेस हैं। तो ऑपरेटिंग लॉसेज जो इतने ज़्यादा हो रहे हैं उसके चलते हमको करनी पड़ सकती है। न्यू अकाउंटिंग और स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट आ गई है जो हम पूरी नहीं कर सकते, हम उस वजह से करते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं, आप स्टडी मटेरियल में देखोगे तो ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, मैंने छोटे छोटे थे वो निकाल के यहाँ पे लिखे हैं। आपको अगर ये मुश्किल लग रहे हैं तो आप कोई और से भी अपने उससे स्टडी मैथ से उठा के देख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है फैक्टर्स इंडिकेट दी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी थ्रेटन्ड बाय एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पहला क्या आता है, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटिटी, मतलब कि मैनेजमेंट के और टीसीडब्ल्यूजी के खुद के ऐसे कुछ इंटरेस्ट हैं जिनके चलते उनको ये फ्रॉड करना पड़ा है क्योंकि उनकी नेटवर्थ कंपनी के नेटवर्थ से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। तो उन्होंने कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट करके कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस एंटिटी में, तो इस करके वो नहीं चाहते कि एंटिटी डूबे। ठीक है ना, तो इस करके उनको उस एंटिटी का प्रॉफिट शो करना है, तो इसलिए वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं उसमें। ठीक है, इससे आपके ये जो मैं पॉइंट बताया ना, इससे आप अगर लिंक करेंगे तो ऊपर वाले 3 पॉइंट है ना आपको थोड़ा समझ में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है पर्सनल गारंटी ऑफ डेट्स इन ऑफ द एंटिटी। एंटिटी का जो डेट है, ठीक है, उसकी आपने पर्सनल गारंटी दे रखी है, तो अगर डेट नहीं चुकाया, अगर वो डेट बैड डेट हो गया तो आपको देना पड़ेगा, तो इस करके आप नहीं चाहते कि वो शो हो। ठीक है, अब आप अगर मेरी बातें ध्यान से सुने होंगे ना तो आपको समझ में आएंगे कि सारे पॉइंट्स आपस में कितने इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था बैड डेट करके, ठीक है, जहाँ पे मैंने बोला था कि बैड डेट करके मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने किस में पढ़ाया था। कंसीलिंग टैक्स दैट कुड इफेक्ट द अमाउंट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन इन ट्रांजेक्शन। जब मैं ये पढ़ा रही थी मैंने बोला था कि बैड डेट हो गया तो आप नहीं चाहते कि वो बैड डेट दिखाई दे, तो इसलिए आपने वो जो फैक्टर की आग लग गई उसमें तो आपने वो छिपा लिया। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये इससे इंटरकनेक्टेड हो गया कि आप इसलिए नहीं दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि आपने पर्सनल गारंटी दिया हुआ है। ठीक है, फिर आता है सिग्निफिकेंट पोर्शंस ऑफ देयर कंपनसेशन बीइंग कंटीनेंट अपॉन द अचीवमेंट ऑफ एग्रेसिव टारगेट फॉर स्टॉक प्राइस, ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन और कैश फ्लो। जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं उसमें मेरा सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंपनसेशन है, तो मैं उसको ऑब्वियसली बढ़ा चढ़ा के दिखाऊंगा कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा मेरे को
% ऑफ कंपनसेशन मिलेगा। फिर लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, एक्सेसिव प्रेशर ऑन मैनेजमेंट टू मीट फाइनेंशियल टारगेट्स एस्टैब्लिश्ड बाय पीसीडब्ल्यूजी इंक्लूडिंग सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंसेंटिव गोल्स। ठीक है, तो हमारे पीसीडब्ल्यूजी ने मैनेजमेंट पे बहुत प्रेशर डाला हुआ है सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड, जो कि उनको पूरा करना है। इस करके वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि सेल्स को ज़्यादा दिखा रहे हैं। यहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं, इन 2 पॉइंट्स को, कि ये 2 पॉइंट्स इसलिए ये करता है कि ऑपरेटिंग लॉसेज जो हो रहे हैं उनको छुपाने का काम, और हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन जो मार्केट में है उसके चलते